तो शब्दाक्षर के इस आज के संध्या कार्यक्रम में पेज पर शब्दाक्षर पेज के इस कार्यक्रम में मैं सभी मित्रों का, सदस्यों का, सभी का अभिनंदन करता हूं और अभिवादन करता हूं। और विशेष रूप से मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा अपने मित्र रवि प्रताप सिंह जी का और अल्पना सिंह जी का, जो लगातार मेरे संपर्क में थे और उन्होंने मुझे एक अवसर दिया इस पेज के सदस्यों से अपने कुछ अनुभव शेयर करने का और कुछ रचना पाठ, अपनी गज़लें भी पढ़ने के लिए। मैं सभी का आभारी हूँ और एक बार पुनः अभिवादन। और इससे पहले कि मैं आपको अपनी गज़लें सुनाऊं, मैं कविता पर कुछ बातचीत करना चाहूँगा। कविता का मतलब सिर्फ गज़ल नहीं होती। हमारी जो हिंदी साहित्य की तमाम विधाएं हैं जिनमें लिखा गया है, लिखा जा रहा है या लिखा जाएगा, उनकी भूमिका कविता को श्रेष्ठ बना देना नहीं होती। ये समझने वाली बात है कि प्राय लोग जिस विधा में लिख रहे होते हैं वो उस विधा के तारीफ करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। और एक समय ऐसा भी था कि विधाओं में विभाजन इस प्रकार से था कि मुझे उसका नाम नहीं लेना चाहिए, वो भी एक फॉर्म है, कविता की एक फॉर्म है। लेकिन एक 40-50 साल का, 60 साल का, 60 साल का करीब समय ऐसा रहा जहां पर कि हमारी जो छंदबद्ध कविता है वो कहीं ना कहीं उसको पीछे करने की कोशिश की। उसमें बहुत सारे ऐब उसमें ढूंढे गए और जो पहले आप लोगों को सबको याद होगा कि जितने भी हमारे समाचार पत्र हुआ करते थे, हर समाचार पत्र में रविवार को, इतवार वाले दिन, साहित्य का एक 4 पृष्ठ का स्पेशल एक अटैचमेंट उसमें होता था जो साहित्य को ही समर्पित होता था। उसमें और इधर उधर की बातें नहीं हुआ करती, और लगभग सभी अखबारों में होता था। और हमारे देश के हिंदी के जो बड़े बड़े साहित्यकार थे सब उसमें प्रकाशित होते थे, अपने समकालीन जो हमारे थे। तो पता चलता था, नई पीढ़ी को भी पता चलता था। लेकिन धीरे धीरे वो सब बंद हो गए। उन पर बहुत सारे लोग, एक विशेष सोच के व्यक्ति पहुंच गए जिन्होंने अपनी बात को कहा। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, सभी को ये अधिकार है कि वो अपनी बात कहें। लेकिन उस कोशिश में नतीजे अच्छे नहीं निकले, क्योंकि आप सभी इस बात को महसूस करते हैं कि साहित्य लिखा तो जा रहा है लेकिन पढ़ा नहीं जा रहा। इसके पीछे कम से कम और कोई सोचे न सोचे, जो साहित्यकार हैं, लेखक हैं, उनको जरूर सोचते होंगे, ऐसा नहीं है। तो साहित्य कोई कैरियर बनाने की चीज नहीं होती है। लेकिन अगर वो सारी प्रवृत्तियां, व्यवसाय वाली प्रवृत्तियां अगर साहित्य में भी प्रवेश करेंगी तो धीरे धीरे आप खुद देख रहे हैं कि स्थितियां बहुत उत्साहजनक नहीं है। मैंने वो दौर देखा है, लगभग 50 वर्ष का दौर देखा है, जहां पे
गीत, छंदबद्ध कविता या गज़ल के लिए या अन्य जो छंदबद्ध विधाएं थी उनके लिए हमारे प्रिंट मीडिया ही था उस समय। पाठकों से जुड़ने का जो एक सहज साधन था व्यापक रूप से, वो प्रिंट मीडिया ही था। अखबार थे, पत्रिकाएं थी, लेकिन उन तक पहुंच कुछ विशेष लोगों की थी। ऐसा नहीं था कि वो विशिष्ट थे, ऐसा नहीं था। खैर, जाने दीजिए। तो जब से, लेकिन ये खुशी की बात यह है कि भले ही कागज पे साहित्य को, कविता को न पढ़ा जा रहा हो, लेकिन मीडिया, चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे सोशल मीडिया हो, वहाँ पे एक स्पेस आपको, हमको, पढ़ने वालों को भी और लिखने वालों को भी एक स्पेस मिली है कि हम अपनी बात को वहाँ रख सकते। उसमें कोई एक आदमी पढ़ता है, 2 पढ़ता है, 10 पढ़ते हैं, 20 पढ़ते हैं, 200 पढ़ते हैं, इससे कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है। लेकिन जब इतनी बातें मैं कर रहा हूँ तो एक बात ये भी अब हमको समझनी चाहिए कि जो सोशल मीडिया है ये कोई चैरिटी का प्लेटफॉर्म नहीं है। ये हमको ऐसे ही हमारे लिए नहीं बनाया गया है। ये हम उसके कस्टमर तो हैं, लेकिन वो तभी तक हमको ये प्लेटफॉर्म आसानी से उपलब्ध था जब तक हम उससे कन्वर्सेंट ना हो जाए, हम उसको जानने ना लगे। अब जब हम जान गए हैं और हम ये महसूस करते हैं कि हमारी बात इसके माध्यम से लोगों तक पहुंचे, तो साथ साथ हम ये भी महसूस करने लगे। अभी बहुत सारे हमारे मित्र बोलते हैं, देखते भी हैं कि पहले जो वो कहते थे बातें सोशल मीडिया पर, मीन्स फेसबुक पर, तब बहुत लोगों तक पहुंचती थी, लेकिन वो धीरे धीरे वो सिकुड़ के बहुत एक सीमित दायरे में होता जा रहा है। क्योंकि उसकी आप सभी समझिए, कोई मेरे कहने वाली बात नहीं है, ये बड़ी साधारण सी बात है कि ये प्लेटफॉर्म है, इसमें बहुत लोगों का पैसा लगा हुआ है। खैर, चलिए, तो और आगे इस बात को आगे बढ़ाऊं, मैं चाहूंगा कि 1-2 गज़लें, कुछ मित्र भी जुड़ गए होंगे, अब काफ़ी लोग मैं देख रहा हूं, काफ़ी लोग पहुंच रहे हैं इधर। तो मैं ये इसके साथ साथ फिर गज़ल पे आके फिर थोड़ी बात हिंदी उर्दू गज़ल पे ज़रूर करना चाहूँगा। और विशेष रूप से दुष्यंत जी के संदर्भ में, क्योंकि हिंदी भाषा से गज़ल का जुड़ाव दुष्यंत जी के माध्यम से ही होता है। गज़ल बेशक, उर्दू गज़ल बेशक हिंदुस्तान की ही देन है, विधा है। उर्दू भारत की ही भाषा, एक जैसे हिंदी है ऐसी उर्दू भारत की भाषा है। चलिए, उससे पहले मैं आपको 2-3 गज़लें आपको सुनाना चाहूँगा। आप आनंद लेने की कोशिश कीजिए और सीधे सीधे मैं पढ़ता हूँ बिना किसी भूमिका के। मुझे नहीं लगता कि कविता पाठ से पहले कोई उसकी भूमिका बांधना ज़रूरी होती है, उसके विषय में बातचीत करना। सीधे सीधे मैं पढ़ता हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप तक बातें पहुँचेंगी।
सुनिए, एक गज़ल के कुछ शेर सुनिए। तो मतलब है कि फूलों का अपना कोई परिवार नहीं होता, फूलों का अपना कोई परिवार नहीं होता, खुशबू का अपना कोई घर द्वार नहीं होता। फूलों का अपना कोई परिवार नहीं होता, खुशबू का अपना कोई घर द्वार नहीं होता, और हम गुजरे कल की आंखों का सपना ही तो हैं, हम गुजरे कल की आंखों का सपना ही तो है, क्यों माने सपना कोई साकार नहीं होता। फूलों का अपना कोई परिवार नहीं होता, खुशबू का अपना कोई घर द्वार नहीं होता, और हम गुजरे कल की आंखों का सपना ही तो है, क्यों माने सपना कोई साकार नहीं होता। और शेर सुनिएगा कि इस दुनिया में अच्छे लोगों का ही बहुमत है, इस दुनिया में अच्छे लोगों का ही बहुमत है, ऐसा अगर न होता ये संसार नहीं होता। इस दुनिया में अच्छे लोगों का ही बहुमत है, ऐसा अगर न होता ये संसार नहीं होता, ऐसा अगर न होता ये संसार नहीं होता। शेर सुनिए कि कितने ही अच्छे हों कागज पानी के रिश्ते, कितने ही अच्छे हों कागज पानी के रिश्ते, कितने ही अच्छे हों कागज पानी के रिश्ते, कागज की नावों से दरिया पार नहीं होता। कितने ही अच्छे हों कागज पानी के रिश्ते, कागज की नावों से दरिया पार नहीं होता। और शेर है कि हिम्मत हारे तो सब कुछ नामुमकिन लगता है, हिम्मत हारे तो सब कुछ नामुमकिन लगता है, हिम्मत हारे तो सब कुछ नामुमकिन लगता है, हिम्मत कर लें तो कुछ भी दुश्वार नहीं होता। हिम्मत हारे तो सब कुछ नामुमकिन लगता है, हिम्मत कर लें तो कुछ भी दुश्वार नहीं होता। और आखिरी शेर है इस गजल का, हिम्मत कर लें तो कुछ भी दुश्वार नहीं होता, कि वो दीवारें घर जैसा सम्मान नहीं पाती, वो दीवारें घर जैसा सम्मान नहीं पाती, जिनमें कोई खिड़की कोई द्वार नहीं होता। वो दीवारें घर जैसा सम्मान नहीं पाती, जिनमें कोई खिड़की कोई द्वार नहीं होता। खुशबू का अपना कोई घर द्वार नहीं होता, फूलों का अपना कोई परिवार नहीं होता। और इसके बाद एक और गजल पढ़ता हूं मैं। सुनिएगा, मैं समझता हूं आपको कुछ तो आनंद आ ही रहा होगा। सुनिएगा कि हमें भी खूबसूरत ख्वाब आंखों में सजाने दो, हमें भी खूबसूरत ख्वाब आंखों में सजाने दो, हमें भी गुनगुनाने दो, हमें भी मुस्कुराने दो, हमें भी खूबसूरत ख्वाब आंखों में सजाने दो, हमें भी गुनगुनाने दो, हमें भी मुस्कुराने दो, हमें भी टांगने दो चित्र बैठक में उजालों के, हमें भी टांगने दो चित्र बैठक में उजालों के, हमें भी एक पौधा धूप का घर में लगाने दो, हमें भी टांगने दो चित्र बैठक में उजालों के, हमें भी एक पौधा धूप का घर में लगाने दो। शेर सुनिएगा कि हवाओं को पहुंचने दो हमारी खिड़कियों तक भी, हवाओं को पहुंचने दो, हवाओं को पहुंचने दो हमारी खिड़कियों तक भी, हमारी खिड़कियों के कांच टूटे टूट जाने दो। हवाओं को पहुंचने दो, हवाओं को पहुंचने दो हमारी खिड़कियों तक भी, हमारी खिड़कियों के कांच टूटे टूट जाने दो, हमारी खिड़कियों के कांच टूटे टूट जाने दो। शेर है कि हमारी खिड़कियों के कांच टूटे टूट जाने दो, कि हवा इतना करेगी,
हवा इतना करेगी बस कि कुछ दीपक बुझा देगी। हवा इतना करेगी बस, हवा इतना करेगी बस कि कुछ दीपक बुझा देगी। मुडेरों पर सजा दो और दियों को झिलमिलाने दो। हवा इतना करेगी बस कि कुछ दीपक बुझा देगी। मुडेरों पर सजा दो और दियों को झिलमिलाने दो। मुडेरों पर सजा दो और दियों को झिलमिलाने दो। एक शेर है कि सुनिएगा कि समझने दो उसे माचिस का रिश्ता मोमबत्ती से। समझने दो उसे माचिस का रिश्ता मोमबत्ती से। समझने दो उसे माचिस का रिश्ता मोमबत्ती से। जलाता है जलाने दो, बुझाता है बुझाने दो। समझने दो उसे माचिस का रिश्ता मोमबत्ती से। जलाता है जलाने दो, बुझाता है बुझाने दो। और आखिरी शेर है, समझने दो उसे माचिस का रिश्ता मोमबत्ती से। जलाता है जलाने दो, बुझाता है बुझाने दो। कि हमें कोशिश तो करने दो समंदर पार करने की। आखिरी शेर कि हमें कोशिश तो करने दो, हमें कोशिश तो करने दो समंदर पार करने की। हमारी नाव जल में डूबती है डूब जाने दो। हमें कोशिश तो करने दो समंदर पार करने की। हमारी नाव जल में डूबती है डूब जाने दो। हमें भी मुस्कुराने दो, हमें भी गुनगुनाने दो। हमें भी खूबसूरत ख्वाब आंखों में सजाने दो। और चलिए एक और गज़ल सुनाता हूँ आपको। मुझे उम्मीद है कुछ आप लोगों को सुनने में निराशा नहीं हो रही होगी। सुनिएगा, इसको कविता की दृष्टि से देखिएगा। मेरी जो रचना है, जैसे मैंने आरंभ में कहा था कि इनको विधाओं की दृष्टि से मत देखिएगा, क्योंकि जो एक आम श्रोता या पाठक है उसके लिए रचना, कोई भी रचना होती है। और अगर रचना अपने दायित्व को पूरा कर रही है तो वो रिश्ता बना लेती है, वो अपने पाठक से, अपने श्रोता से एक रिश्ता बना लेती है। और बाकी चीज़ें वो रचनाकार की व्यक्तिगत क्षमता पर निर्भर करता है कि किस प्रकार से वो इस रिश्ते को कायम करता है। सुनिएगा कि नैतिकताओं का तो केवल वाचन होता है। नैतिकताओं का तो केवल वाचन होता है। नैतिकताओं का तो केवल वाचन होता है। असली मकसद दिल्ली का सिंहासन होता है। नैतिकताओं का तो केवल वाचन होता है। असली मकसद दिल्ली का सिंहासन होता है। और शेर है कि पत्थर फेंका करते हैं अब लोग उजालों पर। पत्थर फेंका करते हैं अब लोग उजालों पर। अंधियारों का फूलों से अभिनंदन होता है। पत्थर फेंका करते हैं अब लोग उजालों पर। पत्थर फेंका करते हैं अब लोग उजालों पर। अंधियारों का फूलों से अभिनंदन होता है। और आदर्शों को कौन समर्थन देता है दिल से। आदर्शों को कौन समर्थन देता है दिल से। आदर्शों को कौन समर्थन देता है दिल से। आदर्शों पर चलना अब पागलपन होता है। आदर्शों को कौन समर्थन देता है दिल से। आदर्शों पर चलना अब पागलपन होता है। और शेर सुनिएगा कि आदर्शों पर चलना अब पागलपन होता है। कुछ चुप रहने पर कायर ठहराए जाने का डर। चुप रहने पर कायर ठहराए जाने का डर। बोलूं तो मर्यादा का उल्लंघन होता है। चुप रहने पर कायर ठहराए जाने का डर। बोलूं तो मर्यादा का उल्लंघन होता है। और शेर सुनिएगा, बोलूं तो मर्यादा का उल्लंघन होता है। और शब्दों से खेला करते हैं राजा और वजीर। शब्दों से खेला करते हैं राजा और वजीर। शब्दों से खेला करते हैं राजा और वजीर। हर हफ्ते जो नियमों में संशोधन होता है। शब्दों से खेला करते हैं राजा और वजीर। हर हफ्ते जो नियमों में संशोधन होता है। और शेर सुनिएगा
कि सिर्फ सियासत ही होती है, सिर्फ सियासत ही होती है हर बिल के पीछे, सिर्फ सियासत ही होती है, सिर्फ सियासत ही होती है हर बिल के पीछे, बेशक बहुमत से उनका अनुमोदन होता है। सिर्फ सियासत ही होती है हर बिल के पीछे, बेशक बहुमत से उनका अनुमोदन होता है। और आखिरी शेर है, बेशक बहुमत से उनका अनुमोदन होता है। और किसकी पॉकेट से आता है सबको है मालूम, किसकी पॉकेट से आता है, किसकी पॉकेट से आता है सबको है मालूम, जिस चंदे से राम कथा का मंचन होता है। किसकी पॉकेट से आता है, किसकी पॉकेट से आता है सबको है मालूम, जिस चंदे से राम कथा का मंचन। असली मुद्दा दिल्ली का सिंहासन होता है, असली मुद्दा दिल्ली का सिंहासन होता है, नैतिकताओं का तो केवल वाचन होता है। पत्थर फेंका करते हैं अब लोग उजालों पर, अंधियारों का फूलों से अभिनंदन होता है। आदर्शों को कौन समर्थन देता है दिल से, आदर्शों पर चलना पागलपन होता है। और चलिए एक और गज़ल इसके बाद, शायद ठीक लगे आपको। तो रवि प्रताप जी से प्रायः मेरी बात होती रहती है, और गज़लों की भाषा पर, उसकी बहरों पर, उसके व्याकरण पर, उसके रवायत पर, उसकी कहन पर, उसके तगज़ुल पर, तमाम बातें उनसे शेयर होती हैं। बड़े प्रतिभाशाली रवि प्रताप, बड़े अच्छे प्रतिभाशाली रचनाकार है। और मैं बहुत लंबे समय से, लगभग 10 साल तो लगभग मुझे फेसबुक पे हो गई, वहाँ से उनको मैं पढ़ता सुनता आ रहा हूँ। तो उनमें वो सारी बातें डिस्कस होती हैं कि जो पाठक तक जो चीज़ पहुँचती है, जो रचना पहुँचती है, वो अगर उसकी समझ में ही नहीं आएगी, चाहे दुरूहता सोच के स्तर पर हो, भाषा के स्तर पर हो, या व्याकरण के स्तर पर। मेरा ख्याल है मैंने जो आप तक रचनाएं पहुंचाने की कोशिश की है, लोगों की समझ में आती। इसी कड़ी में एक सुनिएगा। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग लगातार मैसेज कर रहे हैं। भाई राजेश श्रीवास्तव जी, सुनिए ये सुनिएगा कि जिनके चेहरे पर चस्पा है दर्द वतन के बारे में। ये सारी गजलें फेलून वाली, बहुत आसान बहर है ये। जिनके चेहरे पर चस्पा है दर्द वतन के बारे में, जिनके चेहरे पर चस्पा है दर्द वतन के बारे में, उनकी आंखों में सपने हैं राजभवन के बारे में। जिनके चेहरे पर चस्पा है दर्द वतन के बारे में, उनकी आंखों में सपने हैं राजभवन के बारे में। और कब कलियों को खिलना है, कब फूलों को मुरझाना है, कब कलियों को खिलना है, कब फूलों को मुरझाना है, कब कलियों को खिलना है, कब फूलों को मुरझाना है, कांटे ही तय करते हैं हर बात चमन के बारे में। कब कलियों को खिलना है, कब फूलों को मुरझाना है, कांटे ही तय करते हैं हर बात चमन के बारे में। और शेर सुनिएगा, कांटे ही तय करते हैं हर बात चमन के बारे में। और बच्चे पाठ पढ़ें उस पुस्तक में गांधी का नाम न हो, बच्चे पाठ पढ़ें उस पुस्तक में गांधी का नाम न हो, मुमकिन है कुछ पन्ने शामिल हो फूलन के बारे में। बच्चे पाठ पढ़ें उस पुस्तक में गांधी का नाम न हो, बच्चे पाठ पढ़ें उस पुस्तक में गांधी का नाम न हो, मुमकिन है कुछ पन्ने शामिल हो फूलन के बारे में। और शेर सुनिएगा, मुमकिन है कुछ पन्ने शामिल हो फूलन के बारे में। और अपनी गाथा खुद कहती है इस उपवन की खामोशी, अपनी गाथा खुद कहती है इस उपवन की खामोशी, अपनी गाथा खुद कहती है इस उपवन की खामोशी, मैं क्या बोलूं तूफानों के चाल चलन के बारे में। अपनी गाथा खुद कहती है इस उपवन की खामोशी, मैं क्या बोलूं तूफानों के चाल चलन के बारे में।
अपनी गाथा खुद कहती है इस उपवन की खामोशी। मैं क्या बोलूं तूफानों के चाल चलन के बारे में। शेर सुनिएगा। मैं क्या बोलूं तूफानों के चाल चलन के बारे में, और बेटों के मन जाहिर होते हैं बहुओं की बातों से। बेटों के मन जाहिर होते हैं बहुओं की बातों से, इसके आगे क्या बतलाऊं घर आंगन के बारे में। बेटों के मन जाहिर होते हैं बहुओं की बातों से, बेटों के मन जाहिर होते हैं बहुओं की बातों से, इसके आगे क्या बतलाऊं घर आंगन के बारे में। इसके आगे क्या बतलाऊं घर आंगन के बारे में। जिनके चेहरे पर चस्पा है दर्द वतन के बारे में, जिनके चेहरे पर चस्पा है दर्द वतन के बारे में, उनकी आंखों में सपने हैं राजभवन के बारे में। कब कलियों को खिलना है कब फूलों को मुरझाना है, कांटे ही तय करते हैं हर बात चमन के बारे में। बच्चे पाठ पढ़ें उस पुस्तक में गांधी का नाम न हो, मुमकिन है कुछ पन्ने शामिल हो फूलन के बारे में। तो मेरा ख्याल है कुछ बात हमारे मेरे मित्रों तक, शब्दाक्षर के मित्रों तक पहुंच रही होंगी ज़रूर। आइए, ये बात जो, हाँ इसमें, हाँ इस गज़ल के दो शेर और वो नीचे थे, उनको और सुन लीजिए, उसके आगे फिर बताता हूँ। ये पहला जो शेर था कि बेटों के मन जाहिर होते हैं बहुओं की बातों से, इसके आगे क्या बतलाऊं घर आंगन के बारे में। उसका आगे उसका अगला शेर है, इसके आगे क्या बतलाऊं घर आंगन के बारे में। और शेर है कि पहली बारिश में ही खुल जाते हैं जोड़ मकानों के, पहली बारिश में ही खुल जाते हैं जोड़ मकानों के, पहली बारिश में ही खुल जाते हैं जोड़ मकानों के, और ज्यादा मत पूछो हमसे सावन के बारे में। पहली बारिश में ही खुल जाते हैं जोड़ मकानों के, और ज्यादा मत पूछो हमसे सावन के बारे में। और आखिरी शेर है, और ज्यादा मत पूछो हमसे सावन के बारे में। इन खबरों को पढ़कर कैसे सो लेते हैं राहनुमा, इन खबरों को पढ़कर कैसे सो लेते हैं राहनुमा, सुर्खी में जो छपती हैं हर रोज वतन के बारे में। इन खबरों को पढ़कर कैसे सो लेते हैं राहनुमा, सुर्खी में जो छपती हैं हर रोज वतन के बारे में, सुर्खी में जो छपती हैं हर रोज वतन के बारे में। आइए एक और गज़ल मैं सुनाता हूँ आप लोगों को, पढ़ता हूँ आपके सामने, सुनिएगा। मतलब है कि रिश्ते हैं पर ठेस लगाने वाले हैं, रिश्ते हैं पर ठेस लगाने वाले हैं, सारे मंजर होश उड़ाने वाले हैं। रिश्ते हैं पर ठेस लगाने वाले हैं, रिश्ते हैं पर ठेस लगाने वाले हैं, सारे मंजर होश उड़ाने वाले हैं। और अब क्यों माँ को भूखा सोना पड़ता है, अब क्यों माँ को भूखा सोना पड़ता है, अब तो घर में 4 कमाने वाले हैं। अब क्यों माँ को भूखा सोना पड़ता है, अब तो घर में 4 कमाने वाले हैं। शेर सुनिए, अब तो घर में 4 कमाने वाले हैं। और किससे पूछ रहे हो तुम, किससे पूछ रहे हो तुम दरिया की था, किससे पूछ रहे हो तुम दरिया की था, किससे पूछ रहे हो तुम दरिया की था, ये कागज की नाव बनाने वाले हैं। किससे पूछ रहे हो तुम दरिया की था, ये कागज की नाव बनाने वाले हैं। शेर सुनिएगा, ये कागज की नाव बनाने वाले हैं। और मैं जिनको, शेर है कि मैं जिनको अपना हमदर्द समझता हूं, मैं जिनको अपना हमदर्द समझता हूं, मैं जिनको अपना हमदर्द समझता हूं, खैनी गुटखा पान चबाने वाले हैं। मैं जिनको अपना हमदर्द समझता हूं, खैनी गुटखा पान चबाने वाले हैं। मैं जिनको अपना हमदर्द समझता हूं, खैनी गुटखा पान चबाने वाले हैं। और जिनमें सीवर बहता हो ऐसे दरिया,
जिनमें सीवर बहता हो, जिनमें सीवर बहता हो ऐसे दरिया, आखिर किसकी प्यास बुझाने वाले हैं। जिनमें सीवर बहता हो ऐसे दरिया, आखिर किसकी प्यास बुझाने वाले हैं। आखिर किसकी प्यास बुझाने वाले, शेर सुनिए कि जिनमें सीवर बहता हो ऐसे दरिया, आखिर किसकी प्यास बुझाने वाले हैं। और नाम सियासत काम दलाली, क्या बोलूं, नाम सियासत काम दलाली, नाम सियासत काम दलाली, क्या बोलूं, साख मिटाने वाले हैं। नाम सियासत काम दलाली, क्या बोलूं, सब पुरखों की साख मिटाने वाले हैं। शेर सुनिएगा कि सब पुरखों की साख मिटाने वाले हैं। और चाय समोसे गपशप वाले प्यारे दोस्त, चाय समोसे गपशप वाले प्यारे दोस्त, चाय समोसे गपशप वाले प्यारे दोस्त, आखिर आखिर में दुखी पहुंचाने वाले हैं। चाय समोसे गपशप वाले प्यारे दोस्त, आखिर में दुखी पहुंचाने वाले हैं। चाय समोसे गपशप वाले प्यारे दोस्त, आखिर में दुखी पहुंचाने वाले हैं। और अगला शेर है कि संतों जैसी करते हैं प्यारी तकरीर, संतों जैसी करते हैं प्यारी तकरीर, संतों जैसी करते हैं प्यारी तकरीर, प्यारी तकरीर खंजर पे जो आप चढ़ाने वाले हैं। संतों जैसी करते हैं, संतों जैसी करते हैं प्यारी तकरीर खंजर पे जो आप चढ़ाने वाले हैं। और आखिरी शेर है इसका कि डूब रहा हो जिनका अपना बेड़ा ही, डूब रहा हो जिनका अपना बेड़ा ही, किसका बेड़ा पार लगाने वाले हैं। डूब रहा हो जिनका बेड़ा अपना ही, किसका बेड़ा पार लगाने वाले हैं। सारे मंजर होश उड़ाने वाले हैं, रिश्ते हैं पर ठेस लगाने वाले हैं, रिश्ते हैं पर ठेस लगाने वाले हैं। सारे मंजर होश उड़ाने वाले हैं, अब क्यों माँ को भूखा सोना पड़ता है, अब तो घर में चाह कमाने वाले हैं। मैं जिनको अपना हमदर्द समझता हूँ, मैं जिनको अपना हमदर्द समझता हूँ, खैनी गुटखा पान चबाने वाले हैं। तो इससे पहले कि इस गज़ल पाठ के सिलसिले को और आगे बढ़ाया जाए, मैं हिंदी और उर्दू गज़ल की भाषा को लेकर कुछ बात ज़रूर करना चाहूँगा। हमारा संविधान हिंदी और उर्दू दोनों को स्वीकार करता है और बराबर सम्मान देता है। लेकिन ये बात समझनी चाहिए कि हमारी जो हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा में हमारे जो 85 लगभग 2 लाख शब्द हैं हमारे शब्दकोश में, आज की तारीख में 2 लाख से ज़्यादा ही होंगे, लगभग 2 लाख मान लीजिए आप। उसमें जो 85% जो शब्द हैं वो हमारी तत्सम संस्कृत से जो आए हैं या तद्भव, वो शब्द हैं उसमें। इसके अलावा उसमें लगभग 15% अन्य भाषाओं से आए हुए शब्द भी हैं, और जिसमें एक अनुमान है कि लगभग 3-3, 4 हज़ार मान लीजिए आप। किसी ने गिन के देखा नहीं, लेकिन मैंने एक हमारे केंद्र सरकार का एक डॉक्यूमेंट है, उसमें से मैंने इसको नोट किया कि लगभग 4,000 शब्द फारसी के, फारसी जिसको लिपि हम कहते हैं, हमारी जो उर्दू है वो फारसी लिपि में है, जिसमें हमारे हिंदी के व्यंजन भी उसमें सम्मिलित हैं, जो बेसिकली फारसी में नहीं है, न अरबी में है न फारसी में है। और मेरा मानना यह है कि फारसी लिपि में लिखी गई हिंदी ही उर्दू है।
इसको समझने की जरूरत है। हमारे वो जो जिनको हम उर्दू बोलने वाला कहते हैं, बेसिकली जब हम आपस में बात कर रहे होते हैं तो उनकी और मेरी भाषा में कोई अंतर नहीं होता। जब हम बात कर रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, खाने पीने, रोटी दाल चावल, चूल्हा चटनी सब्जी, अचार तेल घी, आना जाना, भाई बहन, बाजार, सब। लेकिन जब हम कविता में, जब हम शायरी में आते हैं तो शायरी में हम देखते हैं कि वहां पर वो जो उर्दू है, वो उर्दू से, उस उर्दू से कोई दूसरी भाषा अलग हो जाती है। वो उसको ऐसा क्यों है? और कई लोग तो उसको जबरदस्ती उसमें फारसी और अरबी अरबी के अल्फाज को ठूस के करते हैं, जिसको कि मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा वर्ग है जो, न तो वो प्रचलन में है, और चूंकि गजल 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 आती उर्दू से है, फारसी विदा है, उर्दू के माध्यम से हम तक पहुंचती है, तो जाहिर है कि उसको उस गजल तक, अगर हिंदी में जो गजल गजल आई है तो उर्दू गजल की खूबियों के प्रभाव के बाद ही हिंदी में उसका प्रचलन हुआ है। तो ये मान लेना कि 3-4 हजार शब्दों के हिंदी में सम्मिलित होने से हिंदी और उर्दू एक भाषा हो गई है, ये बात नहीं। लोगों को ये बातें नहीं, गजल तो गजल, कुछ लोग जो बातें, गजल तो गजल है, भाई गजल गजल तो है, ये बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन उसमें दोनों भाषाओं के आप उसको आप दूर नहीं कर सकते। और ये मैं तो कहता हूं, जो जो लोग उर्दू में गजल गजल कहना चाहते हैं वो सीख लें, भाषा सीख लें, उसमें अच्छा रहेगा, वो उर्दू सीखें और उर्दू में गजल कहें। लेकिन वो ठीक नहीं है कि आप उर्दू का अलिफ भी नहीं जानते हैं और सुन के या पढ़ के या किसी प्रभाव के, बहुत सारे कारण है, एक ऐसा माहौल बना दिया जाता है कि उर्दू अल्फाज, जब तक उर्दू अरबी फारसी के अल्फाज नहीं तो शायरी नहीं होती है। मैं उसी भ्रम को तोड़ने के लिए, जो गजल मैं आपको सुना रहा हूँ, उसी भ्रम को तोड़ने के लिए मैं आपको सुना रहा हूँ कि गजल की जो भाषा है वो उर्दू भी हो सकती है। और ये जो मैं कह रहा हूँ, अगर आप इसको हिंदी कह रहे हैं, आप हिंदी कहिए, मैं तो इसको उर्दू कह रहा हूँ, क्योंकि उर्दू वाले भी यही भाषा बोलते हैं, भाषा यही बोलते हैं। तो भाषा के विषय में जो बिना किसी सोच के और उस भाषा की तरफ मुड़ जाएं जिसको हम जानते ही, हम जाने उर्दू हमारी भाषा, हमारा कोई विरोध नहीं है उससे, लेकिन जाने और उसका इस्तेमाल तब करना शुरू करें। जो हमारे रच बस गए हमारे भाषा में, वो मैंने आपको बताया, वो बहुत सारे शब्द नहीं है, और उसमें भी फिर तमाम तो नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं, कोई समझदार आदमी, तो मैंने किसी को नहीं, वो उर्दू अल्फाज जो हिंदी में प्रयोग होते हैं वो उस रूप में प्रयोग होते हैं जिस रूप में हमारी हिंदी भाषा ने उसको, एक हिंदी का एक अपना एक नियम है कि अन्य भाषाओं के शब्द किस स्वरूप में इस्तेमाल किए जाएंगे। कोई हमको दूसरा आदमी आके बताए कि भाई आप गलत बोल रहे हो, तो ये ठीक नहीं है। या मैं किसी उर्दू वाले से बोलूं तुम ये हिंदी शब्द को इस प्रकार से क्यों बोल रहे हो, नहीं, वो जैसा उन्होंने स्वीकार किया है उनका अधिकार है, ये मेरा अधिकार है, या हम सभी का अधिकार है। तो उनको इस प्रकार से असहज करना उन व्यक्तियों को, और इसके कारण से लोगों को ये समझाना कि फारसी के जो अल्फाज ही हैं वही गजल को बनाते हैं, ये उचित नहीं। चलिए, तो इस कड़ी में मैं
तो हालांकि हमारा जो टाइम है, अभी मैं वही चेक कर रहा था, 7:53 हो गए। थोड़े आरंभ में कुछ पेज और ग्रुप की वजह से 10-5 मिनट से चले गए। तो मुझे मुझे ये संकेत आप ज़रूर दे दीजिएगा कि अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो मैं इसको सिलसिले को जारी रखूं, और अगर आप लोगों को लग रहा हो कि ठीक है, ये पर्याप्त है, तो मुझे ये संकेत रवि जी या अल्पना जी ये ज़रूर दें। मैं हालांकि मैंने काफ़ी गज़लें में सोच रहा था, लेकिन वो टाइम बड़ी जल्दी जल्दी निकल गया। सुनिएगा, चलिए, जब तक मेरे पास कोई संकेत आता है, जब तक कोई संकेत आता है, मैं आपको ये गज़ल और सुनाता हूँ। हम क्या सूखे पत्ते हैं जो शाखों से झड़ जाएंगे। हम क्या सूखे पत्ते हैं जो शाखों से झड़ जाएंगे। तूफान शायद समझे होंगे, हम उनसे डर जाएंगे। हम क्या सूखे पत्ते हैं जो शाखों से झड़ जाएंगे। तूफान शायद समझे होंगे, हम उनसे डर जाएंगे। तूफान शायद समझे होंगे, हम उनसे डर जाएंगे। और जिनके पास विरासत हो टैगोर निराला तुलसी की। जिनके पास विरासत हो टैगोर निराला तुलसी की। लोग समझते क्या है, वो क्या ऐसे ही मर जाएंगे। जिनके पास विरासत हो टैगोर निराला तुलसी की। लोग समझते क्या है, वो क्या ऐसे ही मर जाएंगे। शेर सुनिए, लोग समझते क्या है, वो क्या ऐसे ही मर जाएंगे। और डरिए मत, डरिए मत, हम वो दीपक हैं लौ डरिए मत, हम वो दीपक हैं लौ बुझने के पहले ही। जितना अंधियारा है उसमें आग लगा कर जाएंगे। डरिए मत, हम वो दीपक हैं लौ बुझने के पहले ही। जितना अंधियारा है उसमें आग लगा कर जाएंगे। डरिए मत, हम वो दीपक हैं लौ बुझने से पहले ही। जितना अंधियारा है उसमें आग लगा कर जाएंगे। शेर सुनिएगा कि खार नहीं है, खार नहीं है, फूल हैं असली जो भी कोई मसलेगा। खार नहीं है, फूल हैं असली जो भी कोई मसलेगा। उसकी सांसों को भी हम अपनी उसकी सांसों को हम अपनी खुशबू से भर जाएंगे। खार नहीं है, फूल हैं असली जो भी कोई मसलेगा। उसकी सांसों को हम अपनी खुशबू से भर जाएंगे। और एक और शेर है, उसकी सांसों को हम अपनी खुशबू से भर जाएंगे। शेर है कि बात पुरानी तो है लेकिन सोलह आने सच्ची है। बात पुरानी तो है लेकिन 16 आने सच्ची है। क्या तो हम लेकर आए थे, क्या तो हम लेकर आए थे, क्या हम लेकर जाएंगे। बात पुरानी तो है लेकिन 16 आने सच्ची है। क्या तो हम लेकर आए थे, क्या हम लेकर जाएंगे। क्या तो हम लेकर आए थे, क्या हम लेकर जाएंगे। और शेर सुनिए कि अंबर वो छूते हैं जिनमें दम होता है उड़ने का। अंबर वो छूते हैं जिनमें दम होता है उड़ने का। अंबर वो छूते हैं जिनमें दम होता है उड़ने का। गैस भरे गुब्बारे हैं, ये कितना ऊपर जाएंगे। अंबर वो छूते हैं जिनमें दम होता है उड़ने का। गैस भरे गुब्बारे हैं ये कितना ऊपर जाएंगे। और आखिरी शेर है कि कौन सहारा देता है वो गाली तो खाएंगे ही। कौन सहारा देता है वो गाली तो खाएंगे ही। जो उम्मीदें लेकर गैरों की ड्योढ़ी पर जाएंगे। कौन सहारा देता है वो गाली तो खाएंगे ही। जो उम्मीदें लेकर गैरों की ड्योढ़ी पर जाएंगे। हम क्या सूखे पत्ते हैं, हम क्या सूखे पत्ते हैं जो शाखों से झड़ जाएंगे। तूफान शायद समझे होंगे, हम उनसे डर जाएंगे। जिनके पास विरासत हो टैगोर निराला तुलसी की। लोग समझते क्या है, वो क्या ऐसे ही मर जाएंगे। चलिए,
और एक गज़ल सुनिएगा। सुनिएगा, एक गज़ल है, शायद ठीक लगे आपको। मतलब है कि हर खामोशी के भीतर अब एक शोर सुनाई देता है। हर खामोशी के भीतर अब एक शोर सुनाई देता है। सच होता है कुछ और मगर कुछ और दिखाई देता है। हर खामोशी के भीतर अब एक शोर सुनाई देता है। हर खामोशी के भीतर अब एक शोर हर खामोशी के भीतर अब एक शोर सुनाई देता है। सच होता है कुछ और मगर कुछ और दिखाई देता है। शेर सुनिए कि अब कौन किसी के जख्मों पर खुद आके लगाता है मरहम। अब कौन किसी के जख्मों पर खुद आके लगाता है मरहम। अब कौन किसी के जख्मों पर खुद आके लगाता है मरहम। अब कौन किसी बीमार के घर खुद जाके दवाई देता है। अब कौन किसी के जख्मों पर खुद आके लगाता है मरहम। अब कौन किसी बीमार के घर खुद जाके दवाई देता है। और शेर सुनिए कि एहसान का मतलब होता था एहसान का मतलब होता था एहसास की कीमत होती थी। एहसान का मतलब होता था एहसास की कीमत होती थी। एहसान का मतलब होता था एहसास की कीमत होती थी। अब जान भी दे दें अपनी हम तो कौन भलाई देता है। एहसान का मतलब होता था एहसास की कीमत होती थी। अब जान भी दे दें अपनी हम तो कौन भलाई देता है। कौन भलाई देता है। शेर सुनिएगा कि अफसोस वो मेरा साया है। अफसोस वो मेरा साया है मैं भूल नहीं सकता उसको। अफसोस वो मेरा साया है। अफसोस वो मेरा साया है मैं भूल नहीं सकता उसको। अफसोस वो मेरा साया है मैं भूल नहीं सकता उसको। मैं उसको दिखाई दूं कि न दूं तो मुझको दिखाई देता है। अफसोस वो मेरा साया है मैं भूल नहीं सकता उसको। मैं उसको दिखाई दूं कि न दूं तो मुझको दिखाई देता है। और शेर है, अगला शेर है, मैं उसको दिखाई दूं कि न दूं वो मुझको दिखाई देता है। इस बात पे शक तो जाएगा। इस बात पे शक तो जाएगा कोई चोर है दिल में उसके जरूर। इस बात पे शक तो जाएगा कोई चोर है उसके आगे कोई अपना ही जब आके सफाई देता है। इस बात पे शक तो जाएगा कोई चोर है दिल में उसके जरूर। बिन मांगे कोई अपना ही जब आके सफाई देता है। और आखिरी शेर सुनिएगा। आखिरी शेर है कि ईमान से कहिए पिंजरे में एक बार परिंदा फंस जाए। सुनिएगा, ईमान से कहिए पिंजरे में एक बार परिंदा फंस जाए। ईमान से कहिए पिंजरे में एक बार परिंदा फंस जाए। फिर कौन उसे आसानी से पिंजरे से रिहाई देता है। ईमान से कहिए पिंजरे में एक बार परिंदा फंस जाए। फिर कौन उसे आसानी से पिंजरे से रिहाई देता है। फिर कौन उसे आसानी से पिंजरे से रिहाई देता है। हर खामोशी के भीतर अब एक शोर सुनाई देता है। सच होता है कुछ और मगर कुछ और दिखाई देता है। अब कौन किसी के जख्मों पर खुद आके लगाता है मरहम। अब कौन किसी बीमार के घर खुद आके दवाई देता है। हर खामोशी के भीतर अब एक शोर सुनाई देता है। तो लीजिए, आपका 8 बजे का टाइम तो आपका पूरा हो गया। और मैंने इसे बहुत ज़्यादा आगे लंबा खींचने की ज़रूरत है, लेकिन आप 2 गज़ल और सुन लीजिए। सुनिएगा, मेरा ख्याल अच्छी लगेगी आपको। ये गज़ल है, इसके बाद एक और गज़ल है। हमारी चेतना पर आंधियां हावी न हो जाएं। मतलब है, हमारी चेतना पर आंधियां हावी न हो जाएं।
हमारी चेतना पर आंधियां हावी न हो जाएं, कहीं जुल्मो सितम सहने के हम आदी न हो जाएं। हमारी चेतना पर आंधियां हावी न हो जाएं, हमारी चेतना पर आंधियां हावी न हो जाएं, कहीं जुल्मो सितम सहने के हम आदी न हो जाएं, कहीं जुल्मो सितम सहने के हम आदी न हो जाएं। और शेर सुनिएगा कि कहीं ऐसा न हो जाए भुला ही दें परिंदों को, कहीं ऐसा न हो जाए भुला ही दें परिंदों को, कहीं ये पेड़ कटने के लिए राजी न हो जाएं। कहीं ऐसा न हो जाए भुला ही दें परिंदों को, कहीं ये पेड़ कटने के लिए राजी न हो जाएं। कहीं ऐसा न हो जाए भुला ही दें परिंदों को, कहीं ये पेड़ कटने के लिए राजी न हो जाएं। और हमें डर है अहिंसा प्रेम करुणा दोस्ती ईमान, हमें डर है अहिंसा प्रेम करुणा दोस्ती ईमान, बदलते दौर में अल्फाज ये गाली न हो जाएं। हमें डर है अहिंसा प्रेम करुणा दोस्ती ईमान, बदलते दौर में अल्फाज ये गाली न हो जाएं। हमें डर है अहिंसा प्रेम करुणा दोस्ती ईमान, बदलते दौर में अल्फाज ये गाली न हो जाएं। और शेर है इसके बाद, बदलते दौर में अल्फाज ये गाली न हो जाएं, सियासत की दुकानों पर अंधेरा बेचने वाले। सुनिएगा कि सियासत की दुकानों पर अंधेरा बेचने वाले, उजालों की विरासत के कहीं स्वामी न हो जाएं। सियासत की दुकानों पर अंधेरा बेचने वाले, उजालों की विरासत के कहीं स्वामी न हो जाएं। सियासत की दुकानों पर अंधेरा बेचने वाले, उजालों की विरासत के कहीं स्वामी न हो जाएं। आखिरी शेर, सियासत की दुकानों पर अंधेरा बेचने वाले, उजालों की विरासत के कहीं स्वामी न हो जाएं। और किसी दिन गॉड से इतिहास का नायक न हो जाए, किसी दिन गॉड से इतिहास का नायक न हो जाए, कहीं मायूस इस इतिहास से गांधी न हो जाए। किसी दिन गॉड से इतिहास का नायक न हो जाए, कहीं मायूस इस इतिहास से गांधी न हो जाए। हमारी चेतना पर आंधियां हावी न हो जाएं, मुझे हमारी चेतना पर आंधियां हावी न हो जाएं, कहीं जुल्मो सितम सहने के हम आदी न हो जाएं। और आखिरी शेर इस गज़ल का कि डुबो दें बीच दरिया में हमारी नाव ले जाकर, डुबो दें बीच दरिया में, डुबो दें बीच दरिया में हमारी नाव ले जाकर, तमाशा देखने वाले कहीं माझी न हो जाएं। डुबो दें बीच दरिया में, डुबो दें बीच दरिया में हमारी नाव ले जाकर, तमाशा देखने वाले कहीं माझी न हो जाएं। हमारी चेतना पर आंधियां हावी न हो जाएं, कहीं जुल्मो सितम सहने के हम आदी न हो जाएं। कहीं ऐसा न हो जाए भुला ही दें परिंदों को, कहीं ये पेड़ कटने के लिए राजी न हो जाएं। हमें डर है अहिंसा प्रेम करुणा दोस्ती ईमान, बदलते दौर में अल्फाज ये गाली न हो जाए। और आइए आज की हम आखिरी पड़ाव पर हैं और इस गज़ल के पाठ से इस कार्यक्रम को पूर्णता तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और आप लोगों का सभी का शुक्रिया भी कि आपने बड़े धैर्य से सुना। और मुझे ये तो आप लोगों के फीडबैक से पता चलेगा कि मैंने जो पढ़ा वो आपके किसी मतलब का था या नहीं था। चलिए एक और ये गज़ल सुन लीजिए, इसमें सिर्फ 6 शेर, 5 शेर एक मतला है। सुनिएगा भाई। रवि प्रताप नजर नहीं, हाँ रवि जी सुनिएगा आप। मतला है कि अदावत में तो उसकी आज भी अंतर नहीं आया, अदावत में तो उसकी आज भी अंतर नहीं आया, ताज्जुब है बहुत दिन से कोई पत्थर नहीं आया, ताज्जुब है बहुत दिन से कोई अंतर नहीं आया, ताज्जुब है बहुत दिन से कोई अंतर नहीं आया, ताज्जुब अदावत में तो उसकी आज भी अंतर नहीं आया, ताज्जुब है बहुत दिन से कोई पत्थर नहीं आया,
और उसे 2 मील पैदल छोड़ने जाता था मैं बस तक, उसे 2 मील पैदल छोड़ने जाता था मैं बस तक, मैं उसके घर गया वो गेट तक बाहर नहीं आया। उसे 2 मील पैदल छोड़ने जाता था मैं बस तक, मैं उसके घर गया वो गेट तक बाहर नहीं आया। उसे 2 मील पैदल छोड़ने जाता था मैं बस तक, मैं उसके घर गया वो गेट तक बाहर नहीं आया। और शेर सुनिएगा, मैं उसके घर गया वो गेट तक बाहर नहीं आया, जहां भी देखिए बैठे हैं लाइन तोड़ने वाले, जहां भी देखिए बैठे हैं लाइन तोड़ने वाले, मैं लाइन में लगा था इसलिए नंबर नहीं आया। जहां भी देखिए बैठे हैं लाइन तोड़ने वाले, जहां भी देखिए बैठे हैं लाइन तोड़ने वाले, जहां भी देखिए बैठे हैं लाइन तोड़ने वाले, मैं लाइन में लगा था इसलिए नंबर नहीं आया। और शेर है इसके बाद कि मैं लाइन में लगा था इसलिए नंबर नहीं आया, कि चढ़ा हूं देखकर हर एक सीढ़ी सावधानी से, चढ़ा हूं देखकर हर एक सीढ़ी सावधानी से, जहां पर आज हूं मैं उस जगह उड़कर नहीं आया। चढ़ा हूं देखकर हर एक सीढ़ी सावधानी से, जहां पर आज हूं मैं उस जगह उड़कर नहीं आया। चढ़ा हूं देखकर हर एक सीढ़ी सावधानी से, जहां पर आज हूं मैं उस जगह उड़कर नहीं आया। और जमाने की हवाओं का असर इतना, आखिरी शेर है कि जमाने की हवाओं का असर इतना ज्यादा है, जमाने की हवाओं का असर इतना ज्यादा है, किसी त्योहार पर बेटा पलट कर घर नहीं आया। अदावत में तो उसकी आज तक अंतर नहीं आया, ताज्जुब है बहुत दिन से कोई पत्थर नहीं आया। और उसे 2 मील पैदल छोड़ने जाता था मैं बस तक, मैं उसके घर गया वो गेट तक बाहर नहीं आया। जहां भी देखिए बैठे हैं लाइन तोड़ने वाले, मैं लाइन में लगा था इसलिए नंबर नहीं आया। अदावत में तो उसकी आज भी अंतर नहीं आया, ताज्जुब है बहुत दिन से कोई पत्थर नहीं आया। तो बहुत बहुत शुक्रिया भाई रवि प्रताप जी और अल्पना जी। इस प्रकार से जो आपका आदेश था, मुझे नहीं पता उस उपक्रम में मैं कहाँ तक सफल हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन मैंने आप लोगों तक एक संदेश देने की कोशिश की अपनी। मैंने हालांकि मेरी ये पहली गज़ल से लेके और आखिरी गज़ल जहाँ तक जितनी भी गज़ल लिखी है उनमें कोई अलग अलग स्तर नहीं है भाषा के। वो सब जो इनमें भाषा है वही भाषा सब में है। बातें, मेरा ख्याल है बातें समझ में आती हैं, कम्युनिकेट होती हैं। और मैं रचनाकारों से, अपने मित्रों से यही संदेश मैं देना चाहता हूँ कि जो ख़ास तौर से हमारे जो गज़ल से जुड़े हुए बच्चे हैं या गीत जो लिख रहे हैं, गज़ल या गीत लिख रहे हैं या और भी विधाओं में कुछ लिख रहे हो, तो ये उनके लिए जागरूक होना बहुत ज़रूरी है कि वो जो लिखें उसका चित्र ठीक बने, साफ बने और लोगों तक पहुंचे। तो मेरा बहुत बहुत आप सभी का, सुनने वाले मित्रों का और शब्दाक्षर के सभी मित्रों का, संचालकों का, रवि प्रताप जी का और अल्पना जी का और बाकी सभी सदस्यों का मैं पुनः अभिवादन करता हूं और धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।